हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक ऐसी गैस है जो कि आपका हाइड्रोकार्बन्स और नॉन हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। हाइड्रोकार्बन में मेनली आपका मीथेन होता है। उसके अलावा अदर कंपोनेंट जैसे आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन्स वगैरह होते हैं। और नॉन हाइड्रोकार्बन्स में आपका H2O हो गया, H2S हो गया, CO2 हो गया, नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, आपका हीलियम प्रेजेंट होता है, कभी कभी मरकरी भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो गैस है ये हमारी अर्थ क्रस्ट में ज़मीन के नीचे कई हज़ार साल पहले, जब आपका जो बिग एनिमल्स या जो आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, जब ये लार्ज अमाउंट में ज़मीन के नीचे बरीड हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, तो ये इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है और ये डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल में बदल जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में आपका कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सभी हमें फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें से ही एक टॉपिक है नेचुरल गैस। तो ये हमारा मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का और नॉन हाइड्रोकार्बन। इसमें मेनली जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें हमारा मेनली मीथेन का परसेंटेज जो होता है वो 70 to 90% तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये हमें कहाँ से मिला है। नॉन हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें हमारा जैसे आपका CO2 हुआ, H2S हुआ, वाटर हुआ, आपका हीलियम हुआ, नाइट्रोजन हुआ, मरकरी भी देखने को मिल जाता है इसमें। और आपका हाइड्रोकार्बन्स में मीथेन हुआ, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन है, पेंटेन है। इसके अलावा भी और भी ये आपका C10 तक भी हो सकता है, C7 तक भी हो सकता है। ये जो गैस है ये आपकी ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, स्मेल नहीं होती। ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस हो गया आपका। कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ये हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, हाईली फ्लेमेबल होती है। इसकी जो कैलोरी वैल्यू होती है वो भी बहुत हाई होती है। ये क्लीन फ्यूल होता है। क्लीन फ्यूल बोले तो इसमें से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है या जो बाय प्रोडक्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स लाइक कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए। इसके साथ साथ इसमें जो मेन डोमिनेंट कंपोनेंट है वो आपका मीथेन होता है, ठीक है। और ये जो आपका नेचुरल गैस है इसमें से जो आपका इसके अलावा ये प्रोडक्ट होते हैं इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, इनका परसेंटेज बहुत ही रेयर होता है, 9 to 10% के समथिंग। इनका परसेंटेज भी वेरी करता है 1 to 5%। तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस में ये जो नॉन हाइड्रोकार्बन एंटिटीज़ हैं इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। इसमें से जो आपका CO2 और H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें ये क्या है कि ये दोनों जो गैसें होती हैं CO2 एंड H2S, इन्हें हम एसिड गैस बोलते हैं। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये एसिड फॉर्म करता है। और जब ये एसिड फॉर्म करता है तो ये एसिड जो होता है ये किसी इक्विपमेंट में अगर एंटर करता है तो उस इक्विपमेंट को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी लाइफ को ख़त्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जो एसिड होता है ये जब किसी मेटल बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो इस मेटल बॉडी में कोरोजन हो जाता है।
कोरोजन से उसकी जो सरफेस है धीरे 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 नष्ट होने लगता है। तो इस वजह से ये जो एसिड है, ये जो एसिड गैसेस हैं, इनको हमें रिमूव करना पड़ता है। इसे रिमूव करने के लिए हम कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे आपका अमाइन प्रोसेस हो गया, या इसी को हम एक और टर्म नाम देते हैं, जैसे हम गैस स्वीटनिंग बोलते हैं, गैस स्वीटनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो नेचुरल गैस के और भी कई रूप होते हैं, कई फॉर्म में देखने को मिलता है, वो हम अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ये जो नेचुरल गैस है ये ज़मीन के नीचे किस किन किन कंपोजिशन से मिलके बनती है, क्या क्या उनमें इम्प्योरिटीज होती है, उसके बेस पर इसके कई नाम दिए गए हैं। जो जैसे कि अगर मैं पहला बताऊं आपको, तो वो आपको मिलेगा, अगर मैं बोलूं कि उसमें एसिड गैस प्रेजेंट है तो उस बेस पर इसके नाम और दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड गैस प्रेजेंट्स, अगर मान लीजिए अगर नेचुरल गैस में अगर एसिड गैस प्रेजेंट है तो उसे को हम बोलते हैं सोर गैस। ऐसी नेचुरल गैस जिसमें आपका एसिड गैस प्रेजेंट है, एसिड गैस बोले तो H2S या CO2, ये अकेला भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। आपका फिर है स्वीट गैस। स्वीट गैस ये एक नेचुरल गैस ही है, लेकिन इसमें से जो एसिड गैस का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है या नहीं होता है, तो तब उसको हम नेचुरल गैस को हम स्वीट गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस विदाउट एसिड गैस और वेरी लेस अमाउंट। सेकेंड कैटेगरी में अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल कंटेंट प्रेजेंट, मान लीजिए अगर नेचुरल गैस के साथ ऑयल प्रेजेंट है या और नेचुरल गैस ऑयल में डिजॉल्व है, उस केस में हम उसे हम बोलते हैं वेट गैस। क्या बोलते हैं? वेट गैस। तो जब नेचुरल गैस में आपका ऑयल कंटेंट हो या नेचुरल गैस ऑयल में डिजॉल्व हो, उस केस में हम नेचुरल गैस को बोलते हैं वेट गैस। दूसरा है ड्राई गैस। ड्राई गैस ये भी एक नेचुरल गैस का फॉर्म है। जब नेचुरल गैस में से हम ऑयल कंटेंट को रिमूव कर देते हैं तो उस केस में हम नेचुरल गैस को हम ड्राई गैस बोलते हैं। नेचुरल गैस विदाउट ऑयल कंटेंट। ओके। थर्ड कैटेगरी है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वॉयर कंडीशन। रिजर्वॉयर क्या होता है? रिजर्वॉयर सोर्स ऑफ फ्यूल है, जहाँ पे आपका जो आपकी रिजर्व ये ऐसे सोर्स हैं जहाँ से यदि हम निकालते हैं नेचुरल गैस को, हम निकालते हैं जहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलता है और काफ़ी हैवी अमाउंट में मिलता है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वॉयर कंडीशन, पहला है आपका एसोसिएटेड गैस। एसोसिएटेड गैस। दूसरा है नॉन एसोसिएटेड गैस। एसोसिएटेड गैस वो होते हैं इन केस मान लीजिए आपका जो रिजर्वॉयर है, मान लीजिए सरफेस है, इसके कई डेप्थ नीचे आपका ये मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका रिजर्वॉयर है। यहाँ पे नीचे आपका वाटर रहेगा, इसके ऊपर वाली लेयर में आपका ऑयल है, और ये जो ऊपर वाला जो कैप दिख रहा है आपको, इधर पे आपका नेचुरल गैस है, जहाँ हम ये बोरवेल करके यहाँ से हम इसमें पाइप डाल के इसकी डिगिंग करके ऊपर से हम पंप आउट कर लेते हैं।
तो जो हमारा नेचुरल गैस में अगर आपका ऑयल के साथ नेचुरल गैस प्रेजेंट है तो उस केस में हम उसे बोलते हैं एसोसिएटेड गैस। और जब आपका नेचुरल गैस में आपका ऑयल एंटिटी प्रेजेंट नहीं होगा, केवल आपका नेचुरल गैस ही प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं नॉन एसोसिएटेड गैस। फोर्थ, on the basis of कंडेंसिबिलिटी। कंडेंसिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपका नेचुरल गैस है, इसमें आपके लाइट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है जो कि रिजर्वायर कंडीशन में तो आपके गैस ही फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जब हम उसको पंप आउट करते हैं, ज़मीन के नीचे से ऊपर लाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कंडेंस हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये गैस से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक तो होता है कंडेंसेड गैस, एक होता है नॉन कंडेंसेड गैस। नॉन कंडेंसेड गैस, कंडेंसेड का मतलब है नेचुरल गैस है, इसको हमने पंप आउट किया तो ये क्या हुआ, गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया या लिक्विफाई हो गया। ठीक है। और नॉन कंडेंसेड गैस वो है जो कि आपका नेचुरल गैस ही तो है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, गैसी स्टेट में रहेगा, सॉरी, ये आपका लिक्विफाई नहीं होता इजीली, नॉट लिक्विफाई इजीली। इसको लिक्विफाई करने के लिए हमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, इसके लिए हमें कई प्रोसेस कराने पड़ते हैं, स्पेसिफिक मेथड्स यूज़ होती हैं, क्रायोजेनिक प्रोसेस करानी पड़ती है। जैसे कि आपका नेचुरल गैस है, अगर मैं इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्रायोजेनिक प्रोसेस से इसको अगर मैं -162 -162 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल कर दूँ तो ये क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका नेचुरल गैस जो मीथेन है, CH4 है, मीथेन है, ये मेरा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि नेचुरल गैस इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। नेचुरल गैस हमारा लगभग हर एक फील्ड में यूज़ होता है। जैसे आपका डेली यूजेस के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ये इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में यूज़ होगा। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे आपको ये एप्लीकेशन है, आपके एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर है, वहाँ पे आपके पावर जनरेशन में यूज़ करता है। पावर, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल होता है वो कोल होता है। कोल का क्या करता है, कोल से बॉयलर में कोल को जलाते हैं, उससे क्या होता है, जब हीट जनरेट होती है तो उस हीट का इस्तेमाल पानी को गर्म करने में करते हैं। पानी को गर्म करके उससे भाप बनाते हैं, और जो वो भाप बनती है, वेपर बनती है, उस वेपर से टरबाइन घूमता है, और टरबाइन से आपका पूरा जो आपका जनरेटर है वो रन करता है, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वहाँ पे हम कोल की जगह पे नेचुरल गैस का यूज़ कर लेते हैं एज अ फ्यूल, तो उससे हमारा इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज़ हो गया। दूसरा आपका इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ तो इसका काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में आपके हैवी इक्विपमेंट रन करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में ये एक अच्छा ऑप्शन होता है नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस जो होता है ये एक तो क्लीन फ्यूल होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, तो वहाँ पे हम, और साथ साथ में जो जिस भी इक्विपमेंट में हम इसको ऑपरेट करते हैं उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट या साइड इफ़ेक्ट उसमें नहीं होते हैं, जिससे कि इक्विपमेंट को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है।
तो ये आपका केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, और केमिकल के साथ साथ नॉन केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में कहीं पे इसका एज अ फीड स्टॉक यूज़ कर लेते हैं, जिससे और दूसरे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ पे हम उसे जो आपका मीथेन है, मीथेन को हम मीथेन से हम हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा के अमोनिया बनाते हैं। और भी इसके कई यूज़ होते हैं, जो कि आपके फर्टिलाइज़र में और भी अदर फर्टिलाइज़र बनाने में काम आते हैं। फिर आपका बिल्डिंग्स कमर्शियल सेक्टर में यूज़ होता है। कमर्शियल सेक्टर में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग्स हो गया, है ना, मॉल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गया, मॉल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो वहाँ पे हम हॉस्पिटल और भी कई सेक्टर हैं जहाँ पे हम इनको हीट अप करने के लिए, कूल करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। ये आपका कुकिंग के लिए यूज़ भी करते हैं। खाना बनाने के लिए जैसे आप एलपीजी यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे आप नेचुरल गैस ऐसा पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिटी नेटवर्क है, सिटी गैस नेटवर्क के जो आपके मेट्रो सिटीज़ में यूज़ भी होता है। डोमेस्टिक में आपका कूलिंग के लिए हो गया, हीटिंग के लिए हो गया, है ना, अपना कुकिंग के लिए हो गया, ड्राइंग के लिए हो गया, ठीक है। और भी इसके कई यूजेस हैं। फिर आपका एक लास्ट नॉट द लिस्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसलिए क्योंकि आपको पता है जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे ट्रक है, बसेस वगैरह हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, या उससे बड़े हैवी व्हीकल्स होते हैं, उसमें हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं, डीजल, पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे हम नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो उसका जो इससे जो इमिशन होता है, कार्बन इमिशन होता है एनवायरनमेंट, वो भी कम हो जाएगा। तो जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं इससे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हो गया आपका एज अ सीएनजी हो गया, कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया, पीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, एलएनजी हो गया, ऐसे कई इसके जो फॉर्म होते हैं वो एज अ ट्रांसपोर्टेशन में एज अ फ्यूल यूज़ हो जाते हैं। अब इसके प्रोस कौन देख लेते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, क्या इससे हमें फ़ायदा है, क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो अगर मैं फ़ायदे में देखूं तो इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि ये एफिशिएंट फ्यूल होता है। अब एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो मैंने बोला एफिशिएंट फ्यूल होता है, एफिशिएंट फ्यूल, एफिशिएंट से मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पता है जैसे आपका डीजल होता है, पेट्रोल होता है, और भी अदर फ्यूल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ में वो जब जलते हैं, बर्न होते हैं, या उनका कंबशन होता है, तो उनसे जो उसका थोड़ा कंबशन, कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि उससे स्मोक निकलता है, जो कि एनवायरनमेंट में जाके उसको पॉल्यूटेड करता है। जबकि जो आपका नेचुरल गैस होता है ये क्लीन फ्यूल होता है, इस वजह से इसको हमने एफिशिएंट फ्यूल बोला। दूसरा अगर मैं देखूं तो इसका ये इजी टू हैंडल हो गया, इजी टू हैंडल हो गया, ठीक है, इसको हैंडल करना इजी होता है। आपका इसका क्या बोलते हैं, वो अपना स्टोरेज इजी होता है, इसका स्टोर करना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, ठीक है।
एक बार आपने पाइपलाइन डाल दिया कहीं से कहीं तो फिर आपको बार बार उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चीप होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन में। चीप होता है कंपेयर टू अदर फ्यूल्स, कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। दूसरा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। मेन कंसर्न यहीं अटकता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है लेकिन काफ़ी कम पहुंचाता है। कौन्स में देखें तो ये सबसे पहला तो ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका हम एक बार जब यूज़ कर लेते हैं तो फिर इसको हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने यूज़ कर लिया तो फिर उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है और इसको बनने में कई साल लगते हैं। तो ये इसका बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है। दूसरा देखें तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स हो गया, ये एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेट करता है। एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूटेट करता है, 100% सेफ नहीं है। और क्या नुकसान हो सकता है? इसका जो स्टोरेज होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। स्टोरेज जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। जो नेचुरल गैस हैंडल करने के लिए प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए इसके लिए और वो टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इसे प्रोसेस करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए पड़ता है, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम चाहिए पड़ता है। ठीक है। और भी इसके काफ़ी नुकसान हैं। ये तो कुछ मैंने कुछ मेन पॉइंट बताए हैं। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।